All right, so let us begin once again, and a very hearty good morning to all of you. Welcome back to class. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मेरी कामना है कि आपके फैमिली में भी सब लोग ठीक ठाक हों, सब स्वस्थ हों। जल्दी से ये सिचुएशंस ठीक हों तो हम लोग कॉलेज में मिलें, क्लास में आए, वहाँ पर आकर के मुलाकात करें। उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तक वो चीज अवेलेबल नहीं है हम लोगों के लिए, कम से कम हम लोग क्लास अटेंड करते रहें। ओके, नाउ लेट्स गेट टू आवर सब्जेक्ट, लेट्स गेट टू आवर टॉपिक फॉर दिस मॉर्निंग। और आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, एंड बीच बीच में मैं व्हाइट बोर्ड भी यूज करूंगा। ओके गणेश, इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? यस सर। ओके, ऑलराइट। सो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था, और अच्छा खासे डिटेल में डिस्कस किए थे। इतना इतना डिटेल डिस्कशन की जरूरत होती नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जस्ट टू सो दैट ये टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और हम लोग आज आगे प्रोसीड करेंगे, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। The Werner's theory. Werner's theory, very important. And as far as coordination chemistry is concerned, एक बहुत ही important theory है जिसको हम लोगों को आना चाहिए बहुत अच्छे से, और हम लोग इसी theory को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। एंड एज यूजुअल, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन को चैट बॉक्स में इंसर्ट कर दीजिएगा, और जैसे जैसे वो क्वेश्चंस मेरे पास आते जाएंगे, एंड एज पर द रेलेवेंस मैं आपके क्वेश्चन को टेकअप करता चलूंगा। एंड इवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर, इफ देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू आस्क, एंड यू कैन आस्क। ओके, नाउ Werner's theory of complex compounds. Werner proposed that metal ions, कौन सी metal ions? ये सेंट्रल मेटल आयंस। ओके, सेंट्रल मेटल एटम एंड आयंस जो कि किसी भी these are सेंट्रल मेटल एटम्स या सेंट्रल मेटल आयन जो कि किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का पार्ट है। ओके, दे हैव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैलेंसीज। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि आम तौर से एक ही प्रकार की वैलेंसी होती है, हालांकि जिसको कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का हिस्सा है, जो किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का भाग है, इसमें दो प्रकार की वैलेंसीज होंगी। ये एल्फ्रेड वर्नर साहब ने प्रपोज किया था। इनफैक्ट एल्फ्रेड वर्नर ने ये, मैं यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको भी मालूम रहे कि हम लोग किनके कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। इनका नाम था सर एल्फ्रेड वर्नर, जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज करी थी और अपने ही नाम पर इस थ्योरी का नाम रखा था। और ये थ्योरी प्रपोज करी थी इन्होंने 1893। ओके, 1893 में एल्फ्रेड वर्नर साहब ने ये थ्योरी प्रपोज करी थी, और नाम रखा था दी वर्नर्स थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। और विशेषता ये है कि ये थ्योरी इनकी इतनी रेलेवेंट तब भी थी और आज भी है। उस समय उनको एक उपाधि दी गई थी, एक डेजिग्नेशन दिया गया था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, एंड ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट ही हैड प्रपोज। और यही थ्योरी थी वर्नर्स थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसी थ्योरी के लिए इनको ये उपाधि दी गई थी। नाउ लेट्स बिगिन। सो वर्नर साहब ने कहा दो प्रकार की वैलेंसीज होंगी। पहली प्रकार की वैलेंसी है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। नाउ व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी? So it is defined as, primary valency is defined as charge on the complex ion. अब आप यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसको नोट कीजिएगा। See, this is the charge on the complex ion. इसी को एल्फ्रेड वर्नर ने कहा हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। So what is primary valency? It is the charge on the complex ion. किसी भी complex ion के ऊपर जो चार्ज होगा, इसी चार्ज को हम इसकी प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल Fe Cn whole 6 4 minus,
तो ये जो 4 नेगेटिव है, ये 4 नेगेटिव, यही प्राइमरी वैलेंस, द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, charge on the complex ion. Now please understand, primary valency is not charge on the central metal ion. No, it is not charge on the central metal ion. It is the charge on the complex ion. Central metal ion का charge कुछ और होगा. अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, यहाँ पर नोटिस करिए, तो साइनाइड के ऊपर एक साइनाइड पर -1 होता है, तो 6 साइनाइड पर -6 हो जाएगा, और -6 है और आयरन के ऊपर +2 है, तो ये जाके मिला के हो गया -4. सो चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन इज +2, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज -4. व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी? इट इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, नॉट चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन. ये एक मेजर पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है, बहुत सारे विद्यार्थियों में ये पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन रहता है. प्राइमरी वैलेंसी इज चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन और इट इज चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. वेल, द आंसर इज प्राइमरी वैलेंसी इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. सो इस बात को, ये बहुत एलिमेंट्री बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली है, दैट प्राइमरी वैलेंसी इज डिफाइंड एज अ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. नाउ इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, primary valency is satisfied by the same number of opposite charges as the charge present on the complex ion. Okay, it is satisfied by the same number of opposite charges. Now please note here, इधर देखिए, इस एग्जांपल में देखिएगा, यहाँ वाले एग्जांपल. So primary valency is 3 plus and it is satisfied by the same number of opposite charges. तो यहाँ पर 3 प्लस प्राइमरी वैलेंसी है, सो 3 माइनस 3 क्लोराइड आयंस, 3 माइनस ये जो 3 नेगेटिव चार्जेस हैं, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं. ओके, सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. ठीक, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CONH3 Cl3. सवाल ये है, ये Cl2 क्यों नहीं हो सकता, या ये Cl4 क्यों नहीं हो सकता? वेल, Cl2 और Cl4 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज +3 है, ये प्राइमरी वैलेंसी है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए सेम नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस चाहिए. तो एक क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, इसीलिए 3 क्लोराइड लग रहा है, ताकि इस 3 पॉजिटिव चार्जेस को बैलेंस किया जा सके, न्यूट्रलाइज. एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट हैव Cl2 और वी कैन नॉट हैव Cl4, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ species, the number of charge, which is the primary valency. So primary valency is satisfied by the same number of opposite charges as present on the complex ion. अब अगर आप ये वाला जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है, इसको अगर आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर होता है K4 FeCN6. The question is, why not K3, why not K2, why not K5 and so on? ये सब क्यों नहीं हो सकता? वेल, ये सब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज -4 है, तो इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस आउटसाइड, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस मतलब अगर ये -4 है तो ये +4 होना चाहिए. तो एक पोटेशियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, लिहाजा 4 पोटेशियम होंगे ताकि 4 प्लस यहाँ पर हो सके. तो ये तीनों नहीं हो सकता, ये तीनों नहीं हो सकता, लेकिन ये K4 होगा, because primary valency, which is -4, is being satisfied by the same number of opposite charges as the charge present on the complex ion. So दो बातें अभी तक हम लोग पढ़ी. What is primary valency? Primary valency is defined as charge on complex ion. ये पहली बात. It is a charge on complex ion. दूसरी बात, it is satisfied by the same number of opposite charges. So अगर 3 प्लस है तो 3 माइनस आयन्स होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे. ये 4 माइनस है तो 4 प्लस उसको सेटिस्फाई करेंगे. ओके, ये दूसरी बात हो गई. नाउ प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल. इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल. व्हाई इज इट आयोनाइजेबल? व्हाई इज इट आयोनाइजेबल? ओके, एनीबody would like to answer? Primary valency is ionizable. Why? Hey, raise your hand. Let's see who wants to answer. हाँ, बोलिए. वेट, लेट्स हैव स्नेहा मिश्रा, बोलिए.
प्लीज अपना वीडियो स्विच ऑन करिए और बोलिए। सर जो सचिन बोलिए। सर जो बाहर सिंपल आयन होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सर आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसीलिए इसलिए वो सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाता है। सेंट्रल आयन, सचिन यस सही सर। शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। जो स्पीशीज, आई एम सेइंग करेक्ट वर्ड्स को यूज करिए। जो स्पीशीज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होती है वो आयनाइजेशन स्फीयर का हिस्सा कहलाती है, और वो सेंट्रल मेटल आयन से आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, जो कि पानी की उपस्थिति में डिसोशिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। इसी ये कहते हैं जो स्पीशीज प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है वो आयनाइजेबल है। यही लिखा है ना, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल। आयनाइजेबल जो स्पीशीज प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी वैलेंसी 3+ है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए 3- यहाँ पर है 3 क्लोराइड आयन, ये आयनाइजेबल है। ये आयनाइजेबल है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन से आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, और आयनिक बॉन्ड डिसोशिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, और 3 क्लोराइड आयन सेपरेट हो जाएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने वाली स्पीशीज आयनाइजेबल होती हैं। उसका एक सिंपल कारण है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, लेट्स प्रोसीड, लेट्स प्रोसीड। So primary valence is ionizable and used by the central metal atom ion to make equal number of ionic bonds. मानी बात है कि 3 क्लोराइड है, 3 क्लोराइड है, तो ये 3 क्लोराइड आयन के रूप में सेपरेट करेगा, और ये 3 बॉन्ड्स द्वारा कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर मैं अभी बनाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। Therefore, primary valency can also be defined as the number of ionic bonds made by the central metal atom or ion. So primary valency जो होगी उतने ही सिंपल आयन सेपरेट होंगे, यानी उतने ही आयनिक बॉन्ड्स के बनने के चांसेस हैं। ये 3-4 बातें अभी हम लोगों ने करी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग ओवर हियर एंड आई एम गोइंग टू यूज द व्हाइट बोर्ड just to pick up a couple of examples and for us to understand. So मैं चाहूंगा कि आप बहुत गौर से, बहुत ध्यान से आप इन बातों को देखिएगा। Say we are taking the first example here of primary valency. I'm going to write here primary valency. Okay, now CO NH3 whole 6 Cl3, ये पहला एग्जाम्पल है। CONH3 whole 6 Cl3, इसका नाम हो जाएगा हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। जब ये डिसोशिएट होगा तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा, CO NH3 whole 6, इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा बाहर, बोलिए 3+। ओके, और यही 3+ जो है ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। ये जो 3+ है, ये 3+, दिस इज प्राइमरी वैलेंसी, and primary valency is satisfied by the same number of opposite charges। ये बात अभी मैंने आपको बताई थी। तो अगर 3+ है, यहाँ Cl3 था, यही Cl3 डिसोशिएट कर जाएगा 3 क्लोराइड आयनों के रूप में। और ये जो 3 क्लोराइड आयन्स हैं, 3 क्लोराइड आयन्स, ये 3 मोल, I hope you are noting down with me as I am writing on the whiteboard here. आप भी अपने कॉपीज में, अपनी नोटबुक्स में इसको नोट करते चलिए ताकि कोई चीज आपसे छूट ना जाए। 3 क्लोराइड आयन will combine with 3 moles of silver nitrate to form 3 moles of AgCl precipitate। ये सफेद रंग का अवक्षेप होता है जो बन जाता है। ठीक, so once again let's look over here. What is the primary valency of cobalt? It is 3. It is 3. प्राइमरी वैलेंसी इज 3। याद रखिए प्राइमरी वैलेंसी में कभी भी प्लस माइनस चार्ज की बात नहीं होती, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वैलेंसी इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। So what we are talking about here is valency, not oxidation state. So what is the valency of cobalt? It is 3. पहली बात।
since primary valency is 3, there are equal number of opposite charges outside the coordination sphere to satisfy the primary valency. To satisfy the primary valency. तो क्योंकि कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी 3 है, इसीलिए सेम नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस हमको जरूरत पड़ती है, इसीलिए Cl3 लगा है, Cl2, Cl4, Cl5 ना होकर के Cl3 है। तो जब आयनाइजेशन होता है तो कॉम्प्लेक्स आयन सेपरेट हो जाता है, 3 क्लोराइड आयन सेपरेट हो जाता है। सो प्राइमरी वैलेंसी इज 3 satisfied by the same number of negative charges, opposite charges in 3 chloride। और जो स्पीशीज प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है, जो स्पीशीज प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है ना, कौन सी स्पीशीज है जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है? 3 क्लोराइड्स। क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी 3 है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस यानी 3 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का काम करता है, ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और जो स्पीशीज प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है वही स्पीशीज आयनाइजेबल है। क्यों? क्योंकि वो पार्ट सेंट्रल मेटल आयन से आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। तो जब आयनाइजेशन होता है तो आयनिक बॉन्ड टूट जाता है और Cl3 3 क्लोराइड आयनों के रूप में सेपरेट हो जाता है, जो कि 3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ 3 सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट अवक्षेप बनाएंगे। ना इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ना प्लीज सी हियर, आई एम गोइंग टू ड्रॉ फॉर यू, और मैं ये चाहता हूं कि जैसे जैसे लाइन बाय लाइन मैं बनाता जा रहा हूं आप भी बनाते जाइए, ताकि आपको एग्जैक्टली मालूम होगा कि ये स्ट्रक्चर बनेंगे किस तरह से। बाय द वे, अगर मैं क्लास में होता तो मैं चॉक डस्टर से इसी तरह से पढ़ा करके आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता। वी आर लकी कि हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, सो आई कैन ड्रॉ इट एग्जैक्टली द वे आई यूज्ड टू ड्रॉ इन द क्लास, एंड देन सो यू कैन कीप नोटिंग इट डाउन ओवर हियर। सो ये हो गया हमारा कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है, और ये हमारा स्क्वायर प्लेनर बेस है। इसको आप लोग ऑलरेडी सेमेस्टर 2 में फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। और तो ये हमारे 6 पोजीशंस हो गई, 4 इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं, 2 एपिकल पोजीशंस हैं, और आप देखिए यहाँ पर ये 6 अमोनिया ग्रुप जो है वो यहाँ आकर के अटैच हो जाएगा। सो ये पहला NH3, दूसरा NH3, फिर तीसरा NH3, फिर चौथा, और ये इस तरह से एक सेकेंड। ऑलराइट, सो हमारे पास कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है, ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है हमारा, और 6 अमीन लिगेंड है वो इस तरह से जुड़ गई, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एक तरह से बन गई। अब आप देखिएगा, अब देखिए, सो कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं लिगेंड की फॉर्म में इस तरह से है, और कोबाल्ट के साथ ये 3 Cl भी जुड़े हुए हैं, ये 3 क्लोराइड आयन भी जुड़े हुए हैं, और इनको हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं सो दैट इट इज क्लियर। अब आप देखिएगा, ये जो डॉटेड लाइन है मैं बताऊंगा आपको इसका मतलब है। ये पहला Cl है, ये दूसरा Cl हो गया, और ये तीसरा Cl हो गया। गणेश, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर आ रही है आवाज। इज इट क्लियर? व्हाइट बोर्ड भी दिख रहा है? यस सर। ओके, गुड, ठीक। just wanted to make it clear. Thank you Sachin. So
आपने वॉच के लिए कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है हमारे पास यहाँ पर बीच में। अगर आप चाहें तो आप कोबाल्ट के ऊपर यहाँ पर 3+ चार्ज लगा सकते हैं, क्योंकि कोबाल्ट के ऊपर उसका चार्ज जो है वो +3 है। तो 6 अमोनिया जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 इक्वेटोरियल पोजीशंस पर और 2 एपिकल पोजीशंस पर, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। और 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, एक क्लोराइड आयन जुड़े हैं, 1 और 2 और 3। तो ये 3 Cl यहां पर जुड़े हुए हैं इस तरह से, 1 2 3। अब ध्यान से सुनिए बात को। जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए रेड सॉलिड लाइन है। रेड लाइन रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो देयर आर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ओके, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स and 2 apical bonds. All together there are 6 coordinate bonds, और ये 6 coordinate bonds में कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम आयन 6 अमीन लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, इसको कि रेड सॉलिड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया। और यही कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन 3 Cl से आयनिक बॉन्ड से जुड़ा है, और आयनिक बॉन्ड को मैंने ब्लैक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। सो देयर आर 6 coordinate bonds, there are 3 ionic bonds, and the 3 ionic bonds are represented by black dotted line. अब आप प्राइमरी वैलेंसी की डेफिनेशन को फिर से ध्यान से दिमाग में लाइए। प्राइमरी वैलेंसी, पहली बात, it is the charge on the complex ion. Charge on the complex ion. So what is the charge on the complex ion? बताइए मुझे। Charge on the complex ion is +3. Very good. Charge on the complex ion is +3. Now, दूसरी बात, there are equal number of opposite charges satisfying the primary valency. Equal number of opposite charges satisfying the primary valency. So primary valency 3 है, प्लस है, equal number of opposite charges यानी 3 माइनस। So 3 क्लोराइड आयन जो स्पीशीज है, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, ये दूसरी बात। तीसरी बात, स्पीशीज सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी 3Cl, स्पीशीज सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन बाय आयनिक बॉन्ड। why species satisfying primary valency is attached to the central metal ion by ionic bond? Because the species satisfying primary valency is attached to the central metal ion by ionic bond. It is present outside the coordination sphere. It is part of the ionization sphere, and that is why the species satisfying primary valency can separate, can move around, move about, हट सकते हैं, टूट सकते हैं, विघटित हो सकते हैं on ionization. They can undergo ionization. और चौथी बात, that species satisfying primary valency is equal to the number of ionic bonds formed. So there are 3 Cl, 3 chloride satisfying primary valency, which means that there are 3 ionic bonds which are formed. Are you understanding this? ये बात समझ में आ रही है मेरी? If you can raise your hand, thumbs up, raise your hand, you can tell me अगर ये बात समझ में आ गई तो। और अगर कोई query है तो आप, okay, good, thank you very much. So everybody is raising hands. Wonderful. Thank you so much. So this is a big consolation कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है. Thank you very much. Now you can lower your hands. Good. एक और example ले लेते हैं. Let's take up one more example. So it will help you understand what we are saying. Maybe, yeah, let's do this. Let's take up another example. And I'm going to draw this example over here. और मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से पहला वाला एग्जाम्पल मैंने किया है, इस तरह से इसको आप अपने आप से कीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैं उसको बनाऊंगा, so you will be able to see कि आपने जो किया है वो कितना सही है और उसमें किस तरह के सुधार की जरूरत है. So CR
H2O whole 6 Br3। ठीक, चलिए नाउ जैसे मैंने ऊपर किया हुआ है उसी तरह से, ठीक उसी तरह से आप कीजिए, अपने आप कीजिए। don't look on the screen, I will be drawing it here but you don't look at the screen, you do it yourself। अपने आप करने की कोशिश कीजिए। सचिन सिंह पूछ रहे हैं कि हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर आपके सामने बना, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ही है। एक बात आप भूल गए, मैं एक सेकेंड, एवरीबॉडी लुक हियर, जस्ट स्टॉप डूइंग व्हाट यू डूइंग। एक सेकेंड सचिन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे एक दो बातें पूछूंगा। सचिन मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके गुड। आपने सवाल ये पूछा है कि ये जो हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड है इसका स्ट्रक्चर क्या है। मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है। अब मैंने क्यों कहा स्ट्रक्चर, आपका कहना ही तो ऑक्टाहेड्रल से भी कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। ये कोबाल्ट के साथ 9 चीजें जुड़ गई, 6 तो अमोनिया है और 3 Cl है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है। क्यों ऑक्टाहेड्रल है? अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जिस समय कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था आयनाइजेशन स्फीयर में वो स्पीशीज होती हैं जो सेंट्रल मेटल आयन से आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं, और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है। लिहाजा आयनिक बॉन्ड क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है, इसीलिए वो ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में उसका कोई योगदान नहीं होता। 6 अमीन लीगेंड है, 6 अमोनिया लीगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है। यानी ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होती हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। दे हैव डायरेक्शनल नेचर। इसका मतलब ये है कि ये ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में अपना योगदान करते हैं। सो 6 अमीन लिगेंड है, 6 अमीन लिगेंड की वजह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, क्योंकि ये 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और 2 एपिकल बॉन्ड्स बनाएंगे। जो 3 Cl है वो आयनिक बॉन्ड से जुड़ा है, नॉन डायरेक्शनल है, लिहाजा ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में उसका कोई योगदान नहीं होगा। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड? ऑक्टाहेड्रल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो 3 Cl मैंने यहां बनाए हैं, ये डॉटेड लाइन इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि ये बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नेचर का है। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है कि ये बॉन्ड इसके सर डायरेक्शन कहीं फिक्स नहीं होगा ना, कोई लोकेशन? नहीं, कोई लोकेशन फिक्स नहीं। आप चाहें तो ये 3 क्लोरीन को इधर जोड़ दीजिए, कहीं जोड़ दीजिए, क्योंकि डायरेक्शन का इसमें कोई योगदान नहीं है। ओके, लेट्स गो अहेड नाउ। अब आप लोग इस वाले कॉम्प्लेक्स आयन को अपने आप बनाइए। स्क्रीन पर देखना अवॉइड कीजिएगा, अपने आप करने की कोशिश कीजिए इसको। ओके, कितनों का हो गया? कितनों का हो गया? कितनों ने अपने आप किया? ब्रिलियंट, दैट्स सो गुड यार, दैट्स सो गुड, बहुत बढ़िया। अरे आप लोग तो शानदार स्टूडेंट्स हैं। आपके साथ जब क्लास में मिलेंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर योरसेल्फ विदाउट लुकिंग ऑन द स्क्रीन। Very good. I am also drawing it on the screen, on the whiteboard.
जिनको मदद चाहिए वो यहाँ से देख सकते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि शायद आप अपने आप ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड आई नो दैट सम ऑफ यू मस्ट हैव ऑलरेडी डन इट, बिकॉज पेज के ऊपर लिखना थोड़ा इजी होता है। मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा समय लगता है, इट्स गोइंग स्लाइटली स्लो बट स्टिल नॉट बैड। एटलीस्ट आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। ओके, सो ये हमारे 6 बॉन्ड्स हो गए, और अब की मैं ये इधर बना देता हूँ। ठीक, बन गया, सबका बना। कोई ऐसा है जो अपने आप नहीं बना पाया? रेज योर हैंड एंड शो मी दैट यू डन इट। एवरीबॉडी, वंडरफुल, वंडरफुल, ग्रेट। तालियां आप सबों के लिए, एप्रिसिएशन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। सो अगर आपने अपने आप किया है तो ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है ये, दैट यू हैव डन इट योरसेल्फ। अपने हैंड्स लोअर डाउन कर लीजिए, lower down your hand so that, yeah, good, thank you so much, thank you so much. So this is just to help you understand how the structures are done. Now मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका screenshot ले लीजिए so that you can have it when you are making your own notes, because now I'm going to give you an exception over here. इसी में एक अपवाद है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, और वो अपवाद इंपॉर्टेंट है, और तो मैं चाहूंगा कि जरूर से आप उस अपवाद को भी कंसिडर करें और समझ लें, सीख लें किस तरह से होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? गुड। सो आई एम गोइंग टू क्लियर दिस आउट नाउ। ओके, नाउ देयर इज एन एक्सेप्शन ओवर हियर, और वो एक्सेप्शन मैं आपके लिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर मैं आपके लिए बना रहा हूँ यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर जो है एक प्रकार से एक्सेप्शन है, थोड़ा सा जो बात अब तक हम लोगों ने पढ़ी उससे थोड़ा सा हट करके ही ये बात। ओके, CO NH3 5 Cl Cl2। ओके, CO NH3 5 Cl Cl2। नाउ देखिए ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो आपने कंपाउंड लिया था एग्जाम्पल के फॉर्म में, वो था CO (6) एंड Cl3। ओके, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल अभी लिया था, ये वाला एग्जाम्पल। हाँ, अब हम ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। दोनों में देखिए, पहले मैं आपको दोनों में सिमिलैरिटी बता दूं। दोनों में सिमिलैरिटी पहली ये है कि दोनों में सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों केसेस में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। देखिए यहाँ पर भी 5 अमोनिया लिगेंड्स हैं और 1 Cl है, तो 5 और 1 6, और यहाँ पर 6 अमोनिया है। ठीक, ये सिमिलैरिटी है। ये तीसरी सिमिलैरिटी, दोनों ही कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। व्हाई? बिकॉज दोनों ही के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर इज द सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसीलिए दोनों की ज्योमेट्रीज भी सेम होंगी। लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस देखिए यहाँ पर ये है, मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज होता है, अब देखिए कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज क्या है, यहाँ पर अमोनिया 0 है और कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, तो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज हो गया +3, एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। ये जो +3 है यही प्राइमरी वैलेंसी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंड सेम नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस विल सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी। तो 3 प्लस है, तो सेटिस्फाई करने के लिए 3 Cl हमने लगा दिया, जो कि 3 माइनस क्लोराइड आयंस, यानी 3 क्लोराइड आयंस है,
So 3 chloride ions are the species which are satisfying the primary valency. और देखिए हमने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया था, वो स्ट्रक्चर भी मैं आपके सामने यहाँ जल्दी से बना दूं ताकि कंपैरिजन करने में इजी रहेगा। अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो ये कोबाल्ट है और I will draw it very fast so that we don't lose too much time over here. So ये NH3 आप भी इसको बनाते चलेगा क्योंकि एक्सेप्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम प्राइमरी वैलेंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ गए हैं एक कदम। सो आप भी इसको बनाते चलिएगा। NH3 NH3, ठीक। ये हो गया हमारे 6 अमीन लिगेंड्स आ गए हैं और पहला Cl और ये डॉटेड लाइन जो है ये डॉटेड लाइन इंडिकेट करती है आयनिक बॉन्ड को। सो आई एम जस्ट वांटिंग इट टू लुक लाइक ए डॉटेड लाइन और आयनिक बॉन्ड है, नॉन डायरेक्शनल है, इसीलिए इसकी पोजीशन इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी बेसिकली फिक्स्ड नहीं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर जो कि मूल रूप से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, यहाँ पर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब जरा सा इसको गौर से देखिएगा एंड आई वांट यू टू टेक अ वेरी क्लोज लुक एट दिस कॉम्प्लेक्स आयन। कोबाल्ट देखिए यहाँ पर अमीन लिगेंड जो है वो इसका कोऑर्डिनेशन, इसका जो चार्ज होता है इसके ऊपर 0 होता है, ठीक है। Cl यहाँ पर 2 है यानी कि -2 हो गया। अगर ये -2 है तो इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना है ये +2 होगा और +2 है भी, क्योंकि देखिए आप एक क्लोराइड है और एक कोबाल्ट जिसके ऊपर +3 चार्ज। सो +3 -2 क्या हो गया टोटल मिलाकर के हो गया +2। सो +3 -1 मेक्स इट +2 और ये जो +2 है यही प्राइमरी वैलेंसी। और तब -2 चार्ज, 2 क्लोराइड आयन -2, ये वो स्पीशीज है जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने में इस्तेमाल है। ये बात देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये Cl स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर न रहा होता, बाहर होता, तो स्पीशीज सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी के ऊपर -3 चार्ज होता। लेकिन इस 3 में से एक अंदर है, 2 बाहर है, तो जो 2 बाहर है वो -2 हो गया और एक जो अंदर है वो -1 हो गया। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी हो गई +2 एंड स्पीशीज सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी इज -2 ना। ये प्राइमरी वैलेंसी +2 क्यों है? इसलिए है क्योंकि इन 3 Cl, जो 3 Cl यहाँ बाहर थे, अब इन 3 Cl में से एक Cl अंदर आ गया है। इसका मतलब ये वाला जो Cl है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये Cl जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होने के बावजूद प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का काम करता है। ये जो Cl है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मौजूद होने के बावजूद प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का काम करता है। और क्योंकि ये अंदर प्रेजेंट है इसी वजह से बाहर सिर्फ 2 Cl है एंड द स्पीशीज कैन कैरी -2 चार्ज एंड प्राइमरी वैलेंसी इज +2। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए मैं आपके लिए बना रहा हूं और ये इंपॉर्टेंट है ये बात। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये हमारा कोबाल्ट है और ये +3 चार्ज है कोबाल्ट के ऊपर। 1 2, अब देखिए यहां पर 5 अमीन है, 1 Cl है, 3 4, बहुत गौर से देखिएगा, 5 और 6।
सो अमोनिया 1, अमोनिया 2, 3, ये अमोनिया है लेकिन जब ये लिगेंड की तरह बिहेव करता है तो अमीन लिगेंड इसको कहते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये है अमोनिया लेकिन जब लिगेंड की तरह बिहेव करता है तो इसको हम अमीन लिगेंड कहते हैं। सो 5 अमीन लिगेंड हो गए। अब गौर से देखिएगा, ये जो छठवीं पोजीशन पर हमारा Cl है, ये Cl है, ठीक, क्लोराइड है ना। ये क्लोराइड हालांकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में प्रेजेंट है, इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने में भी अपना योगदान प्ले कर रहा है, इसीलिए इसको हम दोनों तरह के बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नॉट ओनली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, but it is also playing an important role in satisfying the primary valency, and that is why it is also shown by dotted line. So यही एक Cl है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और क्योंकि ये Cl प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने में भी अपना योगदान प्ले करता है, इसीलिए डॉटेड लाइन से भी दिखाया जा रहा है। सो एक Cl ये जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी जुड़ा है, डॉटेड लाइन से भी जुड़ा हुआ है, और उसके बाद फिर बाकी तो दोनों बाकी जो दोनों हमारे Cl हैं वो नॉर्मल वाले हैं। एक Cl ये, अब ये बाहर वाले दोनों Cl में बना रहा हूं, और दूसरा Cl ये, और इस तरह से ये हमारी ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट हो गई। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, कि इन दोनों में डिफरेंस ये है, यहां पर जो स्पीशीज प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है वो 100% स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, आयनाइजेशन स्फीयर में है, और इक्वल नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स बनाएगा और वो सेपरेट हो जाएगा। यहां पर फर्क सिर्फ ये है कि जो स्पीशीज प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है वो पार्शियली अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट के यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, पार्शियली बाहर है यानी आयनाइजेशन स्फीयर में है। तो जो पार्ट प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है यानी कि ये वाला हमारा Cl, इसको हम सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ दिखाएंगे दोनों ही तरीकों से। दे आर not only joined to the central metal ion by coordinate bond, but also because it is satisfying primary valency, it has been shown by dotted line indicating that this chlorine, that this Cl is not only present within the coordination sphere, but it is also playing an important role in satisfying the primary valency of the central metal atom or ion. Okay, so ये इंपॉर्टेंट बात है, और मैं चाहता हूं कि अगर आपने अब तक नहीं बनाया है तो ये बना लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर मैं चाहता हूं कि आप लिख लीजिए, 1-2 लाइन में आपको लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए इसको। ये इधर देखिएगा, ये केस 1 है और ये केस 2 है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 एंड केस 2, ठीक, चलिए लिखिएगा। इन केस 2, पहले केस 2 में लिखवा रहा हूं आपको। इन केस 2, ऑल स्पीशीज सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी, in case 2 all species satisfying primary valency, in case 2 all species satisfying primary valency, ब्रैकेट में लिखिएगा 3Cl माइनस, ब्रैकेट में लिखिएगा 3Cl माइनस, 3Cl minus, all species satisfying primary valency, ब्रैकेट में लिखिएगा 3Cl minus, are present outside the coordination sphere, are present outside the coordination sphere। गणेश, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके,
are present outside the coordination sphere, and hence are clearly marked by, dotted lines, in the structure, However, से जो है नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा. However, in case 1, the coordination number of the central metal ion. However, in case 1, the coordination number of central metal ion, is 6. The coordination number of central metal ion is 6. Comma. The species satisfying primary valency. The species satisfying primary valency are partially present within the coordination sphere. And remaining are present outside the coordination sphere. Full stop. For example, in case 1, one of the chloride ions, satisfying primary valency, is present within the coordination sphere, and therefore such chloride ion is shown to be bonded. Such chloride ion is shown to be bonded to the central metal ion, by two kinds of bonds. ब्रैकेट में लिखिएगा solid line indicating coordinate bond, and dotted line indicating ionic bond. ठीक. सो आप ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा. आई रियली होप सो.
Sneha is asking, why are you saying that chlorine inside the coordination sphere satisfying primary valency? Well, Sneha, the reason I'm saying this is because अगर ये Cl स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट न होता तो दो Cl जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 3 चाहिए। देखिए, अगर ये Cl स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ना होता तो ये बाहर होता। फिर बाहर इसलिए होता क्योंकि कोबाल्ट का तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो हमको 3 Cl तो चाहिए। अब अगर 3 Cl बाहर होता जैसे यहां पर है तो सीधी सीधी बात हो जाती, देयर वुड हैव बीन नो कंफ्यूजन। लेकिन इन 3 Cl में से एक Cl अंदर चला गया, और क्योंकि एक Cl अंदर चला गया तो बाहर 2 ही Cl है, और 2 Cl के होने के बावजूद प्राइमरी वैलेंसी इसलिए सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि 3 कोबाल्ट +3 एंड क्लोराइड -1 ये मिल करके +2 प्राइमरी वैलेंसी हो जा रही है, एंड इट इज नाउ satisfying over here, and that is why this Cl is said to be playing the role of kind of a moderator in between. Okay, sir, the chlorine satisfying primary valency has fixed position, or it can be replaced by any ammonia, not a problem at all. अगर कंपाउंड तो ब्रोमीन का, अच्छा सर, अगर कंपाउंड पेंटामीन ब्रोमीन कोबाल्ट 2,3 क्लोराइड होता तो Br का बॉन्ड केवल डॉटेड ही होता। नहीं, ब्रोमीन देखिए, जो भी स्पीशीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, जैसे हमारे केस में यहाँ Cl है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, और अगर प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने में अपना रोल प्ले करती है तो वो दोनों लाइन से शो की जाएगी। Dotted line indicating it is satisfying primary valency, solid line indicating it is attached to the central metal ion via coordinate bond. ठीक, सो आप मेहरबानी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम गोइंग टू स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग ओवर हियर, और आगे बढ़े, नहीं तो फिर आज भी हम इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, ओके, लेट्स गो अहेड एंड वी विल कम बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। Now, secondary valency, another very important aspect. Primary valency हम लोग ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। Now let's talk about secondary valency. Secondary valency is defined as the charge. Secondary valency is defined as, let me quickly this. Secondary valency is defined as, ये आप इसको इग्नोर कर दीजिए, ये बाय मिस्टेक मैंने टाइप कर दिया है। Okay, ignore this. So secondary valency is defined as the coordination number of the central metal atom or ion. अब आप देखिए, यहां पर इधर देखिएगा प्लीज, कोबाल्ट के साथ 6 अमीन लिगेंड जुड़ा हुआ है। सो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई? 6. The secondary valency of cobalt is 6. Why 6? Because the coordination number of cobalt is 6. Why? Because 6 amine ligands are attached to the central metal ion. ठीक है? So secondary valency is defined as the coordination number of the central metal atom or ion. In a complex compound, secondary valency is satisfied by certain number of neutral, positive और negative charges. So अब देखिए यहाँ पर, ये फिलहाल यहाँ पर 6 न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। क्यों? क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। Secondary valency is non-ionizable. Why it is non-ionizable? Because all species satisfying secondary valency are attached to the central metal ion by coordinate bond, and coordinate bonds are non-ionizable. Okay? Therefore, secondary valency can also be defined as the number of coordinate bonds, very good, made by the central metal ion. तो क्योंकि ये जो 6 अमीन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, नॉन आयनाइजेबल है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हैं, तो अगर 6 अमीन है तो इसका मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी होने चाहिए। So the secondary valency of cobalt is 6, and it is clearly visible. So the secondary valency of cobalt is 6. Cobalt makes 6 coordinate bonds with 6 amine groups.
ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी खास बात कंफ्यूजन वाली नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको बता दूं बाय यूजिंग द व्हाइट बोर्ड वंस अगेन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने इस बात को जिक्र कर रहा हूं। ओके, सो दिस इज नाउ हेडिंग। जहां पर भी आप नोट करते जा रहे हैं वहां पर आप सेकेंडरी वैलेंसी लिख लीजिएगा, ताकि आपको मालूम रहे कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। सो सेकेंडरी वैलेंसी की बात हो रही है। नाउ यू सी हियर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोबाल्ट के साथ, मान लीजिए 6 अमीन लिगेंड है और Cl3 है, ठीक है। तो क्योंकि कोबाल्ट के पास का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसीलिए अब चलिए एक चीज है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, देयरफॉर सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू 6, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लिहाजा सेकेंडरी वैलेंसी भी इसकी 6 हो गई। ओके, नाउ अगर मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो ये है, अब मुझे बताइए कि सेंट्रल मेटल आयन का सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? रेज योर हैंड एंड से, रेज योर हैंड एंड स्पीक। जी शुभम बोलिए। सर 6 होगा। 6 क्यों 6 होगा सर? सर उसमें सर डबल बॉन्ड CH2 होता है सर, उसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 आएगा। इसका जवाब ये है कि इथिलीन डायमीन जो है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट। यस सर। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक इथिलीन डायमीन 2 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट से कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। तो क्योंकि 3 इथिलीन डायमीन है तो 3 गुना 6, इसीलिए in both the cases, in case 1 and in case 2, in both the cases the coordination number of cobalt is 6 and therefore secondary valency is also equal to 6। इसका मतलब ये है कि हम डिफाइन जब करेंगे तो हम ये बोलेंगे that secondary valency of the central metal atom or ion is its coordination number, is its coordination number। जो भी coordination number है वही secondary valency हो जाएगी। अब अगर 6 monodentate ligands हैं तो secondary valency 6 हो जाएगी, अगर 3 bidentate ligands हैं तब भी secondary valency 6 रहेगी, अगर 2 tridentate ligands हैं तब भी secondary valency 6 रहेगी, और अगर मान लीजिए सब छोड़ करके अगर ligands में EDTA जुड़ा होता, 1 EDTA, मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, M स्टैंड्स फॉर मेटल और ये है EDTA। आप बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? बोलिए जी हर्षिता। सर 6। वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज EDTA इज अ hexadentate ligand. Very good, because EDTA is a hexadentate ligand, which means that one EDTA will be attached to the central metal ion on 6 points, and therefore there will be 6 lone pairs of electrons, 6 coordinate bonds which will attach the EDTA ligand to the central metal ion. So coordination number is 6 and therefore secondary valency will also be equal to 6। ये important बातें हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी। मैं ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये मैं आपके लिए बना दे रहा हूं, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड्स का तो आप लोग ऑलरेडी मैं आपको बना के दिखा चुका हूं पिछले स्लाइड में, इसीलिए बाइडेंटेट लिगेंड का है, ये मैं आपको यहां बना करके दिखा देना चाहता हूं। ओके, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर होता है, सो आपको मालूम होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट फॉर यू। और EDTA भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जा चुका है। अब देखिए यहां पर मान लीजिए इन 2 पोजीशंस को इस EDTA ने जोड़ दिया, इन 2 पोजीशंस को सेकेंड EDTA ने जोड़ दिया, और इन 2 पोजीशंस को
थर्ड EDTA ने जोड़ दिया। सो इस तरह से 3 EDTA ने 6 पॉइंट्स को कवर कर लिया है, लिहाजा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया और सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए एज वी आर प्रोसीडिंग ऑन इन आवर लेक्चर। ओके गुड, आप से बहुत सारे लोगों ने आंसर भी कर दिया है इन द चैट बॉक्स, सो रियली अप्रिशिएट। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, सो दैट यू नो व्हाट एंड हाउ वी आर प्रोसीडिंग, राइट? ओके, coming back to our slide. So once again, secondary valency is defined as the coordination number equal to the number of neutral or positive or negative charges attached to the central metal ion within the coordination sphere. और क्योंकि ये coordinate bond से जुड़े हैं इसीलिए non ionizable हैं और किसी भी तरह से टूटेंगे नहीं, dissociation नहीं होगा। So basically coordination number is the secondary valency. So coming back just to sort of sum up, समय भी हो रहा है, just to sort of sum up, what is primary valency? It is the charge on the complex ion. So आप ये कह सकते हैं that primary valency is the oxidation state, is the charge on the complex ion. So charge is 3, so primary valency 3 हो जाएगा, और क्योंकि वो +3 है इसीलिए इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस से उसको सेटिस्फाई किया जाएगा। सो प्राइमरी वैलेंसी इज चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, सेकेंडरी वैलेंसी इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। नाउ अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, बट इन द मीन टाइम आई वांट टू गिव यू a few maybe what I will do is आप लोगों के पास किताब है ना कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आई एम श्योर होगी। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर खोलिएगा, जितने भी कंपाउंड्स आपको वहां पर दिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिख रहे हैं, उन सब में बैठ करके आज जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं सबके सेंट्रल मेटल एटम के प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को निकालिएगा बैठ करके टैबुलर फॉर्म में। पहले वाले टेबल में कंपाउंड होगा जो भी कंपाउंड है, सेकेंड वाले टेबल में प्राइमरी वैलेंसी, थर्ड वाले टेबल में सेकेंडरी वैलेंसी, एंड राइट द सेंट्रल द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेनी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। टेक इट डाउन फ्रॉम द बुक, बैठ करके अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो सके। ठीक है, सो विद दिस वी विल क्लोज आवर लेक्चर फॉर टुडे। समय हो गया है और हार्डली 3 या 4 मिनट बचे हुए हैं, सो we will close our lecture for today। और जब अगली बार हम लोग मिलेंगे then we will talk about then we will move on and we will talk about the effective atomic number। और effective atomic number पढ़ने के बाद तब हम लोग IUPAC rules for nomenclature की ओर हम प्रोसीड करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, so thank you very much once again all of you for joining। It's really wonderful to be able to spend some good time with all of you। So you have a safe time together, or stay at home, और अगर बाहर निकलते हैं तो it should be what is it, एक second, somebody is writing, can you provide some questions related to it? Okay, ठीक है, fine। So what I will do is next time पे जब हम लोग की मुलाकात होगी तो मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, जितना जो पार्ट हम लोगों ने अभी प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी एक्सेट्रा किया है उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ताकि आप उसको लेकर के घर में अपना बैठ करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम बुशरा, आई विल डू दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच, आई डू इट फॉर एवरीबॉडी एक्चुअली। चलो, ऑल द बेस्ट, यू कैन नाउ एग्जिट द क्लास।